हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। सूचना का अधिकार आंदोलन क्या था, वर्णन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों को कामयाब बनाना है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई थी और इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील से हुई है। कई बार बोर्ड एग्जाम में MKSS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है मजदूर किसान शक्ति संगठन। सूचना का अधिकार आंदोलन। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन MKSS ने सरकार के सामने मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को मिलने वाले वेतन के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। इस आंदोलन के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने की मांग की। लोगों का मानना था कि उन्हें दी गई मजदूरी में हेराफेरी हुई है। पहले 1994, उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। सूचना के अधिकार आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधित करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को अब पंचायत के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। पंचायतों के लिए बजट, लेखा खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इसका लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का विधेयक को सदन में रखा गया, लेकिन यह कमजोर अधिनियम था और इसी कारण इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या थी, इससे क्या लाभ हुए। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिमाण स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 1960 में देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में, हाई येल्डिंग वेराइटीज HYV कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आती है। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP नाम दिया गया। IADP का फुल फॉर्म भी आता है। यह प्रयोग सफल रहा तथा वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। हरित क्रांति के लाभ व सकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले तो फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न आयात में कमी। दूसरा जो है इसमें खाद्यान्न आयात में कमी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। किसानों को इससे लाभ हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत में से किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति का पुनः निवेश किया गया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे HYV बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने से लाभ प्राप्त हुआ। इसने पूंजीवादी कृषि में भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है इसमें औद्योगिक विकास।
नवीन कृषि तकनीकी तथा कृषि के आधुनिकीकरण ने कृषि तथा उद्योग के परस्पर संबंध को और अधिक सुदृढ़ बना दिया। पारंपरिक रूप में यद्यपि कृषि और उद्योग का अग्रगामी संबंध पहले से ही मजबूत था, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योगों के लिए आयात उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे चीनी मिल के लिए गन्ना, कपड़ा मिल के लिए कपास। कृषि के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अब कृषि में उद्योग निर्मित आयातों जैसे कृषि यंत्र व रासायनिक उर्वरक की मांग में भारी वृद्धि हुई। रोजगार के नए अवसर। कृषि की नई तकनीकी अथवा हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की कटाई के लिए श्रम की मांग बढ़ गई। एक वर्ष में एक के बजाय दो फसलों के आने के कारण भी श्रम की मांग में काफी वृद्धि हुई। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषि पर आधारित उद्योग का विकास हुआ। अधिक उत्पादों तथा अधिक कृषि साधनों के परिवहन तथा मंडी संबंधी सेवाओं की आवश्यकताओं ने भी रोजगार में वृद्धि की। ग्रामीण विकास। हरित क्रांति के फलस्वरूप सार्वजनिक एवं निजी निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन मिला। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की गतिविधियां बढ़ गई। तो ये थी हमारी हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक वह देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, किसी भी गैर परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्वेश्चन आता है कि स्माइलिंग बुद्धा क्या था? तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से कहा था, भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी भी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए उस समय भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत द्वारा किए गए इन परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। पंचशील सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा भारत ने अंग्रेजों से मिले उन सभी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया जो भारत को तिब्बत में प्राप्त थे। पंचशील शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच और शील, जिसका मतलब है 5 आचरण या व्यवहार के नियम। पंचशील शब्द को प्राचीन बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षु के व्यवहार को नियमित तथा निर्धारित करने वाले 5 मुख्य नियम होते हैं। पंचशील भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हस्तक्षेप के विश्वास के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पंचशील के सिद्धांतों पर औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ था। जून 1954 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में इसे प्रतिपादित किया गया था। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना, आपस में सम्मान की भावना को बढ़ावा देना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता तथा पारस्परिक लाभ की ओर ध्यान देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर अग्रसर होना। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।